दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी मग में। तो चलिए बिना देर किए सीधे कहानी की दुनिया में कूद पड़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसी रात थी जब बर्फीला तूफान पूरे जोरों पर गरज रहा था। सारा दिन आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे, मानो कोई बड़ा संकट आने वाला हो। सर्दियों का कड़का मौसम था। पहाड़ियों की ऊंची चोटियों पर चमचमाती सफेद बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी और घाटी में ठंडी ठंडी हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि हड्डियां तक कंपा देती थीं। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। सब नंगे खड़े थे, जैसे दुख में डूबे हुए। और इसी ऊंची पहाड़ी पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था एक बूढ़ा लकड़हारा। अब वो काफी बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन दिल अभी भी जवान और नेक था। उसकी पत्नी भी अब बूढ़ी हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी जीवन भर ईमानदारी से मेहनत करते आए थे, कभी किसी का हक नहीं मारा। बूढ़ा लकड़हारा इस उम्र में भी हार नहीं मानता था। हर रोज जंगल में जाता, ठंड से लड़ता हुआ लकड़ियां इकट्ठा करता, उन्हें गट्ठर बनाता और दूर शहर में बेचने जाता। थोड़े बहुत पैसे मिलते, जिनसे किसी तरह घर का खर्च चलता। उसके 7 बेटे थे, मजबूत और मेहनती, जो पिता का पूरा साथ देते। वे भी जंगल में जाकर लकड़ियां चुनते, गट्ठर बनाते और शहर में बेचते। लेकिन उनकी कमाई इतनी कम थी कि परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। 2 वक्त की रोटी भी हमेशा पेट भरकर नहीं मिलती, अक्सर सूखी रोटी ही नसीब होती। और जब सर्दियां आतीं तो हालात और बिगड़ जाते। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। जंगल में लकड़ियां ढूंढना नामुमकिन सा हो जाता। ऐसे दिनों में कभी एक वक्त तो प्याज कूटकर रोटी खा लेते, लेकिन दूसरे वक्त भूखे पेट सोना पड़ता। दिल में एक टीस सी उठती, देखकर बूढ़े माँ बाप की हालत। सातों भाई जब भी इस बारे में सोचते, उनका मन परेशान हो जाता। वे देखते कि अपने बूढ़े माँ बाप की ठीक से देखभाल तक नहीं कर पा रहे, कोई सुख नहीं दे पा रहे। एक दिन जब तूफान थोड़ा शांत हुआ, सातों भाई एक कोने में बैठकर गंभीरता से बात करने लगे। अगर यही हाल रहा तो हम माँ बाप को कभी खुशी नहीं दे पाएंगे, उन्होंने सोचा, और हमारा अपना जीवन भी ऐसे ही गरीबी में बीत जाएगा। सबसे बड़े भाई ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे लगता है हमें शहर जाकर कोई अच्छा काम ढूंढना चाहिए। मैंने सुना है वहाँ मजदूरी अच्छी मिलती है, मेहनत का फल मिलता है। इससे हमारी ये गरीबी दूर हो सकती है और घर में खुशहाली आ सकती है। फिर सभी भाई मिलकर अपने बूढ़े माँ बाप के पास गए और दिल की बात कह सुनाई। पिताजी, माताजी, हम शहर जाकर काम करना चाहते हैं ताकि परिवार का भला हो। बूढ़ा पिता आंखों में चिंता लिए बोला, मेरे बच्चों, तुम जानते हो ना, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। तुम्हारी माँ भी कमजोर हो चुकी है। अगर तुम सातों एक साथ घर छोड़कर दूर चले जाओगे तो यहां हमारी देखभाल कौन करेगा? अकेले कैसे गुजारा होगा? सबसे बड़े भाई ने पिता के हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सबका एक साथ जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा है कि पहले मैं अकेला शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा। दिन रात मेहनत करूंगा, जो कुछ कमाऊंगा वो आपके चरणों में रख दूंगा। फिर मेरे बाद दूसरे भाई की बारी आएगी। बूढ़े पिता की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दिल को बेटे की ये समझदारी बहुत अच्छी लगी। बूढ़े पिता की सहमति मिलते ही माँ का दिल भर आया, आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन वे मजबूत बनी और बोली, ठीक है बेटा, मैं अपने दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें आज्ञा देती हूँ। जाओ, परदेश में जाकर मेहनत करो, अपना और हमारा भाग्य बदलो। बूढ़े पिता ने प्यार से बेटे के सिर पर हाथ फेरा, उनकी आवाज थरथराई। मेरा बेटा, किस बाप का मन करता है कि बुढ़ापे में अपने लाल से अलग हो? लेकिन अगर भगवान को यही मंजूर है और तू अपनी किस्मत आजमाना चाहता है तो मैं तुझे कैसे रोकूं? जा, दूसरे शहर में जाकर खूब मेहनत कर। बस एक बात हमेशा याद रखना। सूरज ने उत्सुकता से पूछा, वो कौन सी बात पिताजी? पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, हमेशा सच बोलना, जो भी काम मिले उसे पूरी ईमानदारी और लगन से करना, भगवान पर पूरा विश्वास रखना और बड़ों का सम्मान करना। ये बातें अगर तूने जीवन में उतार ली तो एक दिन जरूर सफल होगा, देखना। सूरज ने आंखों में दृढ़ता भरकर कहा, ठीक है पिताजी, मैं आपकी नसीहतों को दिल में बसा लूंगा और कभी नहीं भूलूंगा। अगले दिन सुबह सुबह सूरज परदेश जाने को तैयार हो गया। माँ ने उसकी पोटली में 2 सूखी रोटियां और एक प्याज बांधते हुए आशीर्वाद दिया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। सूरज ने बारी बारी से अपने 6 भाइयों से गले मिलकर विदा ली, फिर बूढ़े माँ बाप के चरण स्पर्श किए और मन में एक टीस लिए घर से निकल पड़ा। बर्फीली वादियों में अकेला चलता हुआ वो पहाड़ी रास्ते पर पैदल शहर की ओर बढ़ चला। ठंडी हवाएं चेहरे को चाबुक की तरह मार रही थीं, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। चलते चलते शाम ढल गई, अंधेरा घिराया। तभी दूर एक टीले पर उसे हल्की हल्की रोशनी चमकती दिखी। उम्मीद जागी, वो उस रोशनी की ओर चल पड़ा। पास जाकर देखा तो वो एक छोटी सी झोपड़ी थी।
सूरज ने बाहर खड़े होकर जोर से पुकारा, क्या अंदर कोई है? 2-3 बार आवाज देने पर दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसने पूछा, तुम कौन हो बेटा, और इस सर्द रात में यहाँ क्या चाहिए? सूरज ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, मान जी, मैं एक परदेसी लड़का हूँ, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए मजदूरी करने शहर जा रहा हूँ। अगर आप इजाजत दें तो आज की रात यहीं बिता लूं। बूढ़ी औरत ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। उसकी आंखें नम हो गईं। बेटा, तुम तो बहुत नेक हो जो इस कड़कड़ाती ठंड में माँ बाप की सेवा के लिए निकले हो। आओ अंदर, मेरी झोपड़ी तुम्हारे लिए खुली है। सूरज ने धन्यवाद कहा और अंदर चला गया। उस रात उसने झोपड़ी में गुजारी। बुढ़िया ने उसे गरम बकरी का दूध पिलाया। सूरज ने अपनी पोटली से सूखी रोटी प्याज निकालकर खाया। दोनों की बातें चलती रहीं। सुबह होते ही सूरज सफर पर निकलने लगा तो बूढ़ी औरत ने फिर 2 सूखी रोटियां और थोड़ा प्याज उसकी पोटली में बांध दिया। सूरज ने शर्माते हुए कहा, मान जी, इसकी क्या जरूरत थी? बुढ़िया मुस्कुराई, नहीं बेटा, सफर लंबा है, रास्ते में भूख लगेगी तो ये काम आएगा। जा, भगवान तुम्हारा साथ दे। सूरज ने फिर प्रणाम किया और दिल में आभार लिए चल पड़ा। अब वो पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाके में आ चुका था, जहां बर्फ कम थी और आगे का रास्ता थोड़ा आसान लग रहा था। लेकिन उसके मन में माँ बाप की याद और पिता की नसीहतें गूंज रही थीं। पहाड़ों को पीछे छोड़ते हुए सूरज जैसे जैसे नीचे उतरता गया, मौसम बदलने लगा। बर्फ की सफेदी गायब हो गई और चारों तरफ हरी हरी घास, पेड़ों पर नए पत्ते, मानो प्रकृति मुस्कुरा रही हो। हवा में ठंडक कम थी, धूप मीठी लग रही थी, लेकिन रास्ते में घर बहुत कम दिखते थे। दूर दूर तक खेत और जंगल। शाम ढलते ढलते सूरज एक सुनसानी जगह पर पहुंचा, जहां एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर खड़ा था। लगता था कोई पुरानी चक्की हो। दीवारें टूट रही थीं, छत पर घास उगाई थी। ऐसा मालूम पड़ता था जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया। सूरज सोच में पड़ गया, इस ठंडी रात में मैं कहाँ ठहरूंगा। तभी चक्की का भारी दरवाजा खुला और अंदर से एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। सूरज ने झट से हाथ जोड़कर नमस्ते की। बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर प्यार भरी मुस्कान के साथ पूछा, कहो बेटा, क्या तुम मेहनत मजदूरी करोगे? सूरज का चेहरा खेल उठा। बाबा, मैं तो घर से अपने बूढ़े माँ बाप के लिए इसी उम्मीद से निकला हूं कि कहीं अच्छा काम मिल जाए। अगर आप मुझे कोई काम दें तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए कुछ नहीं। बूढ़ा बोला, अच्छा, तो मेरे साथ अंदर आ जाओ। सूरज उनके पीछे पीछे चक्की के अंदर चला गया। अंदर का नज़ारा देखकर मन थोड़ा उदास हो गया। सब कुछ बहुत पुराना और टूटा फूटा था। धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कभी किसी ने आटा भी नहीं पिसवाया हो। बूढ़े ने एक कोने की ओर इशारा किया, देखो बेटा, वहाँ 40-50 बोरी गेहूं की रखी हैं। अगर तुम इन सब को पीस कर आटा बना दोगे तो मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। सूरज ने इतनी सारी बोरियां देखीं तो एक पल को घबरा गया। मन में ख्याल आया कि ये काम तो बहुत भारी है, लेकिन तुरंत पिता की नसीहत याद आ गई, हर काम को ईमानदारी और पूरी मेहनत से करना। उसने हिम्मत बांधकर कहा, बाबा, मैं ये काम करने को तैयार हूं। बूढ़े की आंखें चमक उठीं। मुझे खुशी है बेटा, तुम मेहनत से डरते नहीं। अब बता, काम कब शुरू करोगे? सूरज उत्साह से बोला, बाबा, मैं तो अभी इसी वक्त शुरू कर देता हूं। बूढ़ा हंस पड़ा, नहीं नहीं बेटा, रात हो गई है, तुम थके हुए हो, आज आराम करो, सुबह से शुरू करना। कहकर बूढ़े ने एक कोने में घास फूस का मुलायम बिस्तर बिछा दिया। सूरज सारे दिन की थकान से चूर था। बूढ़े के जाते ही गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जल्दी उठा, हाथ मुंह धोया और पहली बोरी खोलकर चक्की चलाने लगा। दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया, लेकिन एक भी शिकायत नहीं। कुछ ही दिनों में सारी बोरियां पीस डाली। आटे की नई नई बोरियां बनाकर दीवार के साथ सलीके से लगा दी। जब काम पूरा हुआ, बूढ़ा अंदर आया, सब कुछ देखकर मुस्कुराया और सूरज के कंधे पर हाथ रखकर बोला, सूरज, तुम तो सचमुच बहुत मेहनती और ईमानदार लड़के हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ। चलो मेरे साथ, अब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम देता हूँ। सूरज उनके पीछे पीछे एक छोटी कोठरी में गया। वहां कोने में एक पुरानी धूल से ढकी छोटी सी मेज रखी थी। बूढ़े ने उसे झाड़ पोंछकर बीच में रखा और बोले, बेटा, ये मेज तुम्हारी मेहनत का इनाम है। सूरज एक पल को तो स्तब्ध रह गया। मन में विचार आया कि इतनी कड़ी मेहनत के बदले सिर्फ ये टूटी फूटी पुरानी मेज। दिल थोड़ा उदास हो गया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, क्योंकि उसे पिता की एक और नसीहत याद थी, जो मिले उसे सम्मान से स्वीकार करना।
बूढ़े बाबा ने सूरज की उदासी भरी नजरें देखीं और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जिसे तू एक मामूली टूटी फूटी मेज समझ रहा है, वो इससे कहीं ज्यादा है। सूरज ने भोलेपन से सिर झुकाकर पूछा, बाबा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। मुझे तो इसमें कुछ भी खास नहीं दिख रहा। बूढ़ा हल्के से हंसा और बोला, चल मैं तुझे इसके गुण बताता हूं। इस मेज के सामने खड़े होकर बस इतना कहना, मेज, मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिला दे, फिर देखना क्या होता है। सूरज ने उत्सुकता और थोड़े संदेह से मेज के पास खड़े होकर ठीक वैसा ही कहा, मेज, मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिला दो। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, अचानक मेज पर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान प्रकट हो गए। गर्मा गर्म रोटियां, दाल, सब्जी, मिठाइयां, सब कुछ इतना लजीज के खुशबू से सारी कोठरी महक उठी। सूरज की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, हैरानी की कोई सीमा न रही। उसने जी भरकर खाना खाया और फिर बाबा की ओर मुड़कर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने मुझे इतने शानदार पकवान खिलाए। बूढ़े ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अब ये जादुई मेज तेरी हो गई बेटा, इसे संभाल कर ले जा। घर जाकर अपने बूढ़े माँ बाप को और पूरे परिवार को अच्छे अच्छे पकवान खिलाना। सूरज ने खुशी से झुककर बाबा के पैर छुए, मेज को कंधे पर उठाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल नाच रहा था, सोच रहा था कि जब माँ बाप और भाई ये करामाती मेज देखेंगे, उनकी आंखें कितनी बड़ी हो जाएंगी, कितना खुश होंगे। चलते चलते शाम हो गई। सूरज थोड़ा थक गया था। तभी दूर एक सराय दिखाई दी। उसने सोचा यहीं रात गुजार लेता हूं। सराय के मालिक के पास जाकर विनम्रता से बोला, हजूर, मुझे आज रात यहीं ठहरने दें। मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ सोने की जगह चाहिए और बदले में आपके सारे झूठे बर्तन मांज दूंगा। सराय का मालिक एक चालाक और लालची आदमी था। उसकी आंखें उल्लू जैसी चमकती थीं। उसने सूरज को घूर कर देखा और टेढ़ी मुस्कान के साथ पूछा, अच्छा, तो तू कहाँ से आ रहा है लड़के? सूरज ने सच सच बताया, हजूर, मैं दूसरे शहर में मेहनत मजदूरी करने गया था। मालिक हंसा, कमाल है, मजदूरी करके आ रहा है और जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं, कुछ तो कमाया होगा। सूरज ने भोलेपन से मुस्कुराकर कहा, नहीं हजूर, ऐसी बात नहीं। मैंने एक बूढ़े बाबा के यहाँ खूब मेहनत की, वे बहुत खुश हुए और मुझे ये मेज इनाम में दी। मालिक ने उस पुरानी मेज को ऊपर से नीचे तक देखा और ठठाकर हंस पड़ा, अरे बेवकूफ, लगता है उस बूढ़े ने तेरा अच्छा उल्लू बना दिया। भला ये 2 कौड़ी की टूटी मेज भी कोई इनाम होती है? तू तो बड़ा भोला मालूम पड़ता है। अब होना तो ये चाहिए था कि सूरज मेज का राज छिपा लेता, लेकिन वो तो सीधा साधा और भोला था। उसने झट से कहा, नहीं हजूर, ये कोई साधारण मेज नहीं है। मालिक की आंखें चमक उठी, अच्छा, तो फिर इसमें क्या खास बात है, जरा हमें भी तो बता। सूरज ने बिना सोचे समझे सारा भेद खोल दिया कि मेज से कैसे पकवान मंगवाए जाते हैं। सराय का मालिक मन ही मन हंस रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था। सोचने लगा कि ये लड़का या तो झूठ बोल रहा है या फिर सचमुच पागल है। लेकिन लालच ने उसके दिल में एक चालाक योजना जगा दी। सराय के मालिक ने लालच भरी नजरों से सूरज को देखा और यूं ही चुनौती देने वाले अंदाज में बोला, अच्छा, तो क्या तुम इस बात को साबित भी कर सकते हो? सूरज ने बेफिक्री से मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं हुजूर, अभी देखिए। उसने फौरन मेज जमीन पर रखी और जोर से कहा, मेज, मेरे लिए जल्दी से अच्छे अच्छे पकवान लेकर आओ। पलक झपकते ही मेज पर गर्मा गर्म रोटियां, दाल सब्जी, चावल, मिठाइयां, सब कुछ स्वाद से लबरेज सच रहा। खुशबू ऐसी कि सारी सराय महक उठी। ये देखते ही सराय के मालिक की उल्लू जैसी आंखें आश्चर्य से फट गईं। मुंह खुला का खुला रह गया। वो बड़बड़ाया, हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? सूरज ने थोड़ा घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, अब तो आपको विश्वास हो गया ना? मालिक ने जल्दी से हामी भरी, हाँ हाँ, बिल्कुल विश्वास हो गया। फिर दोनों ने मिलकर जी भरकर पकवान खाए। सूरज खुश था कि उसकी मेज का कमाल सबने देख लिया। खाना खत्म होने के बाद सूरज मेज उठाकर अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन सराय के मालिक की नीयत अब पूरी तरह खराब हो चुकी थी। लालच ने उसके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया था। वो मन ही मन सोच रहा था कि ये अनमोल मेज हर हाल में उसकी होनी चाहिए। उसी रात उसने चुपके से बढ़ई को बुलवाया और ठीक वैसी ही दिखने वाली एक साधारण मेज बनवाई। आधी रात को जब सारी सराय में सन्नाटा छाया था और सारे यात्री गहरी नींद में सो रहे थे, मालिक नकली मेज लेकर सूरज के कमरे की ओर बढ़ा। खिड़की से झांक कर देखा तो सूरज बेखबर सो रहा था और असली जादुई मेज पास ही पड़ी थी। चालाक मालिक चुपके से खिड़की से अंदर कूदा, असली मेज उठाई, उसकी जगह नकली मेज रख दी और उल्टे पैरों बाहर निकल गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने जादुई मेज को कोने में रखा, दरवाजा बंद किया और लालच से कांपते हाथों से बोला,
मेज़, मेरे लिए फौरन अच्छे अच्छे पकवान लेकर आओ। झट से मेज़ पर ढेर सारे लजीज पकवान सज गए। पेटू मालिक भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। देखते ही देखते सब कुछ साफ कर गया। फिर संतुष्ट होकर मेज़ को अपने कमरे के गुप्त तहखाने में छुपा दिया, मानो अब दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसके पास हो। सुबह हुई। मुर्गे की बांग से सूरज की नींद खुली। सबसे पहले उसने मेज़ को देखकर राहत की सांस ली। लग तो वही रही थी। वो बहुत खुश हुआ। बिस्तर से उठा, हाथ मुंह धोया और सराय के मालिक के पास जाकर बोला, साहब, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे रात ठहरने दिया। मालिक ने अपनी चालाक आंखें घुमाते हुए मीठी मुस्कान बिखेरी। अरे भाई, इसमें धन्यवाद कैसा? यात्रियों की सेवा तो हमारा फर्ज है। सूरज ने प्रणाम किया और सराय से बाहर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही 2 कदम चला, अचानक उसे कुछ याद आया। वो फौरन वापस मुड़ा और मालिक से बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सूरज ने शर्माते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ हुजूर, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने शर्त रखी थी, सुबह उठकर आपके सारे बर्तन मांज दूंगा। लाइए, मैं अभी साफ कर देता हूँ। सराय के मालिक ने बड़ी मक्कारी से उसके सिर पर हाथ फेरा, मीठी लेकिन झूठी मुस्कान बिखेरी और बोला, अरे बेटा, इसकी क्या ज़रूरत? तुम इतने नेक और अच्छे लड़के हो कि मैं तुमसे रात का किराया भी नहीं लूंगा। हाँ, एक बात, तुमने अपनी वो खास मेज़ तो अच्छे से संभाल ली ना? सूरज ने भोलेपन से हामी भरी। हाँ हाँ हुजूर, देखिए, यही मेरे कंधे पर है। मालिक मन ही मन हंसता रहा। सूरज ने फिर प्रणाम किया और मेज़ को कंधे पर मजबूती से रखकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसका दिल उड़ रहा था। सोच रहा था कि अब ये करामाती मेज़ पूरे परिवार का भरण पोषण करेगी, गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। बस जल्दी से जल्दी माँ बाप और भाइयों के पास पहुंच जाए। घर पहुंचते ही झोंपड़ी में खुशी की लहर दौड़ गई। बूढ़े माँ बाप ने उसे सीने से लगा लिया। आंखें नम हो गईं। भाइयों ने कंधों पर हाथ रखकर ढेर सारा प्यार लुटाया। सबने एक साथ पूछा, सूरज, बता तो, परदेश से क्या कमा कर लाया है? सूरज ने गर्व और खुशी से छलकती आंखों से कहा, मेरे प्यारे भाइयों, मैंने पिताजी की हर नसीहत पर अमल किया, सच बोला, मेहनत की, लालच और बेईमानी से दूर रहा, और देखो, उसके बदले मुझे ये मेज़ इनाम में मिली। सबने मेज़ को गौर से देखा तो माथा ठनक गया। टूटी फूटी पुरानी धूल से भरी लकड़ी की साधारण मेज़। बूढ़े माँ बाप का चेहरा उदास हो गया। उन्हें लगा उनका बेटा परदेश जाकर सिर्फ समय और मेहनत बर्बाद करके लौटा है। पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, अगर इतनी दूर जाकर सिर्फ ये पुरानी मेज़ ही कमाई है तो घर पर ही रहते तो बेहतर था। तकलीफें उठाने की क्या जरूरत थी? सूरज ने सबको इतना मायूस देखा तो हंसकर बोला, अरे, आप लोगों को गलतफहमी हो गई है। जिस मेज़ को आप मामूली समझ रहे हैं वो बड़ी करामाती है। छोटा भाई उत्सुकता से बोला, करामाती? क्या ये कोई जादू दिखाती है? सूरज की आंखें चमक उठी। हाँ भाइयों, इसमें बहुत बड़ी खूबी है। जब मैं कहता हूँ मेज़, अच्छे अच्छे पकवान लगा दो, तो ये तरह तरह के लजीज पकवान पेश कर देती है। ये सुनते ही सब हैरान रह गए, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। माँ ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? लगता है मेरा बेटा परदेश से पागल होकर आया है। पिता ने सिर पकड़ लिया, हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि देना। सूरज ने सबकी चिंता देखी तो हंसकर बोला, अरे, आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? रुकिए, मैं अभी दिखाता हूँ। पहले झोंपड़ी का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लो, कोई बाहर से न देख ले। छोटे भाई ने फौरन दरवाज़ा कसकर बंद कर दिया और सबकी सांसें थामकर सूरज की ओर देखने लगे। सूरज ने सबकी शंकाओं भरी नज़रों के बीच बड़े इत्मीनान से उस पुरानी मेज़ को झोंपड़ी के बीचों बीच रखा। गहरी सांस ली और जोर से बोला, मेज़, अच्छे अच्छे पकवान लेकर आओ। सबकी सांसें रुक सी गईं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेज़ पर एक कण भी नहीं होगा। सूरज ने घबराकर फिर दोहराया, मेज़, अच्छे अच्छे पकवान लेकर आओ। फिर भी खाली की खाली। वो बार बार वही बात कहता रहा। आवाज़ ऊंची होती गई, लेकिन मेज़ टस से मस न हुई। ये देखकर माँ बाप और भाइयों ने सिर पकड़ लिया। आंखों में दुख और चिंता छा गई। पिता ने प्यार से सूरज के सिर पर हाथ रखा और धीमी आवाज में बोले, बेटा, लगता है परदेश के लंबे सफर ने तेरे दिमाग पर बुरा असर डाल दिया है। चल, अब आराम कर, कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ। सब उदास मन से झोंपड़ी से बाहर निकल गए। सूरज अकेला रह गया, परेशान और हैरान। आखिर ये क्या हो गया? लकड़ी की ये मेज़ खाना क्यों नहीं ला रही? घर वालों ने समझाया, अब अच्छा यही है कि तू फिर जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा कर। परदेश जाकर भी कुछ नहीं कमा सका। सूरज बेचारा फिर उसी पुरानी जिंदगी में लौट आया। सुबह सुबह जंगल, लकड़ियां इकट्ठा करना, शहर में बेचना। दिन गुजरते गए, लेकिन गरीबी और गहरी होती गई। मुँह ज्यादा थे, कमाई का एक ही जरिया था, लकड़ियां। एक दिन दूसरे नंबर का भाई मंगल बूढ़े पिता के पास गया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। पिताजी, हम दिन ब दिन और गरीब होते जा रहे हैं। अगर यही रहा तो एक दिन भूख से मर जाएंगे।
बूढ़े बाप ने थकी आंखों से देखकर कहा, बेटा अब तू ही बता, इस गरीबी से कैसे निकलें? परदेस जाकर भी कुछ नहीं हुआ। तेरा भाई सूरज देख, जैसे गया था वैसे लौट आया। मंगल ने छाती ठोक कर कहा, पिताजी इस बार मैं जाऊंगा। मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा जो भाई ने की। वादा करता हूं पूरी ईमानदारी और समझदारी से काम लूंगा। ढेर सारे पैसे कमाकर लाऊंगा ताकि आपको इस बुढ़ापे में मेहनत न करनी पड़े। माँ बाप ने बहुत रोकने की कोशिश की, आंसू बहाए, लेकिन मंगल नहीं माना। आखिरकार न चाहते हुए भी उन्हें आज्ञा देनी पड़ी। मंगल ने 2 रूखी सूखी रोटियां और एक प्याज पोटली में बांधा, सबको गले लगाया और बर्फ से ढकी पहाड़ियों को पार करता हुआ मैदानी इलाके की ओर चल पड़ा। रास्ते में जब थकान हुई तो दूर एक कच्चे मकान में जलता दिया दिखा। वही झोंपड़ी थी जिसमें उसकी भाई सूरज को वो नेक बूढ़ी औरत मिली थी। मंगल ने विनम्रता से आज्ञा मांगी। बुढ़िया ने मुस्कुराकर अंदर बुलाया, रात भर मेहमान नवाजी की। सुबह मंगल ने प्रणाम किया और फिर सफर पर निकल गया। दोपहर तक चलते चलते भूख सताने लगी। उसने रास्ते में पेड़ों से मीठे शहतूत और जंगली फल तोड़े, खाए और एक बड़े पेड़ की छांव में थोड़ा सुस्ताने बैठ गया। लेकिन उसके मन में एक ही संकल्प था, इस बार कुछ न कुछ जरूर कमाकर लौटना है। पेड़ की ठंडी छांव में मंगल को नींद इतनी गहरी आ गई कि वो काफी देर तक सोता ही रहा। जब आंख खुली तो सूरज ढल चुका था, शाम की लालिमा फैल रही थी। उसे बड़ा अफसोस हुआ, अरे मैं इतनी देर कैसे सो गया? शहर तो अभी बहुत दूर है। रात ठहरने की चिंता फिर सताने लगी, क्योंकि चारों तरफ जंगल ही जंगल था। अंधेरा अभी पूरी तरह नहीं घिरा था, सो उसने हिम्मत बांधकर आगे बढ़ना शुरू किया। दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन तभी उम्मीद की एक किरण चमकी। दूर एक छोटा सा पुराना मकान दिखाई दिया, मानो अंधेरे में कोई रोशनी की लकीर। मंगल तेज कदमों से वहां पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और पुकारा, क्या अंदर कोई है? दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी दाढ़ी सफेद, आंखें गहरी। उसने पूछा, कौन हो तुम? मंगल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं परदेसी हूं, रात बिताने की जगह ढूंढ रहा हूं। अगर आप इजाजत दें तो किसी कोने में पड़ा रहकर रात काट लूंगा। बूढ़े ने मुस्कुराकर दरवाजा पूरा खोला। अंदर आ जाओ बेटा, मेहमान भगवान का रूप होते हैं। अंदर एक सादी सी चटाई बिछी थी। बूढ़े ने इशारा किया, इस पर आराम से सो जाना। मंगल ने दिल से धन्यवाद कहा और रात भर चैन की नींद सोया। सुबह नहा धोकर जब वो सफर पर निकलने लगा तो बूढ़े ने पूछा, बेटा परदेस क्यों जा रहे हो? मंगल ने सच सच बताया, बाबा घर में बहुत गरीबी है, रोजी रोटी कमाने और किस्मत आजमाने निकला हूं। बूढ़ा बोला, अगर तुम मेरे यहाँ थोड़ी मजदूरी कर लो तो मैं अच्छी मजदूरी दूंगा, फिर चाहो तो आगे चले जाना। मंगल की आंखें चमक उठीं, हजूर मैं तो मेहनत करने ही घर से निकला हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं, बताइए क्या करना है। बूढ़ा उसे घर के पीछे ले गया। वहां एक बड़ा बगीचा था, लेकिन उसकी हालत खराब। बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिरे पड़े थे, तने बिखरे हुए, मानो किसी भयंकर आंधी ने सब तबाह कर दिया हो। बूढ़े ने कहा, बेटा मैं चाहता हूं कि तुम इन सारे पेड़ों को साफ करके एक तरफ जमा कर दो, कर सकोगे? मंगल ने छाती ठोक कर कहा, क्यों नहीं बाबा, जो काम मिले उसे पूरी लगन से करूंगा। बूढ़ा चला गया और मंगल जुट गया मेहनत में। एक मोटी रस्सी ढूंढी, पेड़ों को खींच खींच कर एक कोने में ले जाकर ढेर लगाने लगा। काम सचमुच बहुत भारी था, पसीना छूट रहा था, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने एक पल का आराम नहीं किया। दोपहर तक खूब मेहनत की, फिर दिन रात एक करके लगे रहे। कुछ ही दिनों में बगीचा साफ सुथरा हो गया, सारे पेड़ एक तरफ सलीके से जमा दिए। जब काम पूरा हुआ तो बूढ़ा आया, सब देखकर उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। मंगल ने कहा, बाबा देख लीजिए, सारा बगीचा साफ कर दिया है, अब कृपा करके मेरी मजदूरी दे दीजिए ताकि मैं घर लौटकर परिवार से मिल सकूं। बूढ़ा मुस्कुराया, मंगल का कंधा थपथपाया और उसे बगीचे के दूसरे कोने की ओर ले चला, जहां कुछ खास इंतजार कर रहा था। बूढ़ा मंगल को बगीचे के दूसरे कोने में ले गया, जहां एक पेड़ से रस्सी से बंधा एक दुबला पतला मरियल सा गधा खड़ा था। उसकी हड्डियां दिख रही थीं, आंखें थकी हुईं। बूढ़े ने रस्सी खोलकर मंगल के हाथ में थमाई और मुस्कुराते हुए बोले, ले बेटा, ये तेरी कड़ी मेहनत का इनाम है। मंगल एक पल को तो स्तब्ध रह गया। उस मरियल गधे को देखकर मन में ख्याल आया कि इतनी मेहनत के बदले सिर्फ ये। उसने विनम्रता से कहा, बाबा माफ कीजिएगा, क्या आप इस गधे की जगह कुछ चांदी के सिक्के नहीं दे सकते? उन पैसों से मैं कुछ सामान खरीद कर माँ बाप के लिए ले जाऊंगा। बूढ़ा हल्के से हंसा, बेटा जिसे तू मरियल गधा समझ रहा है वो तो सोने की खान है।
मंगल ने हैरानी से पूछा, बाबा आपका मतलब? बूढ़े ने समझाया, इस गधे में खास ताकत है। इसके सामने कपड़ा बिछाकर बस इतना कहना, प्यारे गधे इस चादर को सोने के सिक्कों से भर दो, फिर देखना कमाल। मंगल को यकीन नहीं आया। बाबा मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बूढ़ा बोला, अच्छा अभी दिखाता हूं। उन्होंने गधे के सामने एक साफ कपड़ा बिछाया और प्यार से हुक्म दिया, प्यारे गधे इस चादर को सोने के सिक्कों से भर दो। गधे ने मुंह ऊपर उठाया, हल्का सा खांसा, फिर मुंह झुकाकर कपड़े पर झुका और देखते ही देखते उसके मुंह से चमकदार सोने के सिक्के झरझर गिरने लगे। थोड़ी देर में कपड़े पर सोने का ढेर लग गया। तब गधा रुक गया। मंगल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। बूढ़े ने कहा, क्यों बेटा, अब तो यकीन आ गया? ले रस्सी थाम और इसे घर ले जा। मंगल ने झुककर बूढ़े के पैर छुए, दिल से धन्यवाद कहा और गधे की रस्सी पकड़कर घर की ओर चल पड़ा। उसका दिल खुशी से झूम रहा था। इतनी मेहनत की थी और भगवान ने उससे कहीं ज्यादा इनाम दे दिया। सोच रहा था कि घर पहुंचकर माँ बाप और भाइयों के सामने सोने के सिक्के बिखेरेंगे तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहेगा। इन्हीं मीठे ख्यालों में डूबा मंगल चलता रहा। शाम ढलते ढलते वो उसी सराय के पास पहुंच गया जहां उसका बड़ा भाई सूरज ठहरा था। उसने दरवाजा खटखटाया। सराय का मक्कार मालिक अपनी उल्लू जैसी आंखें लिए बाहर निकला। मंगल को दुबले गधे के साथ देखा और गुस्से से फट पड़ा। बाबा माफ करो, सुबह से भिखारियों को भगाते भगाते थक गया हूं। मंगल ने शांत स्वर में कहा, हुजूर मैं भिखारी नहीं, एक मुसाफिर हूं। आपकी सराय में सिर्फ रात ठहरना चाहता हूं, किराया भी दे दूंगा। मालिक ठठाकर हंसा, क्या कहा, किराया? ये मुंह और मसूर की दाल, तुम जैसे भिखमंगों के पास कभी पैसे भी होते हैं? चल भाग यहां से। सराय का मालिक दरवाजा जोर से बंद करने ही वाला था कि मंगल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, रुकिए हुजूर, लीजिए आपका किराया, और अपनी जेब से चमचमाते सोने के कुछ सिक्के निकालकर उसके सामने रख दिए। वही सिक्के जो बूढ़े ने चलते समय उसे दिए थे। सोने की चमक देखते ही मालिक की उल्लू जैसी आंखें लालच और हैरानी से फैल गईं। मुंह खुला का खुला रह गया। उसे सपने में भी नहीं सोचा था कि ये फटेहाल दिखने वाला लड़का सोने के सिक्के देगा। तुरंत उसने अपना रंग बदला, चापलूसी भरी मुस्कान बिखेरते हुए बोला, अरे बेटा माफ करना, मैं तुम्हें पहचान ही न सका। बाहर इस कड़कड़ाती सर्दी में क्यों खड़े हो? अंदर आओ, आओ ना। शाबाश, इसे अपना ही घर समझो और इस गधे को उधर बांध दो। मंगल ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद हुजूर, लेकिन इस गधे को मैं अपने पास ही रखूंगा। मालिक ने मीठे स्वर में कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी बेटा, जैसी मर्जी। वैसे मैं तुमसे सचमुच माफी चाहता हूं कि गलती से तुम्हें गलत समझ लिया। फिर वो मंगल को सराय के सबसे साफ सुथरे आरामदायक कमरे में ले गया, जहां मुलायम बिस्तर और गर्म रोशनी थी। बेटा इसे अपना घर ही समझो। मंगल ने अपनी गठरी उतारी और गधे को पलंग के पास मजबूती से बांध दिया। अब मालिक की चालाकी शुरू हुई। वो बड़ी मक्कारी से बोला, बेटा जरा ये तो बता कि ये सोने के सिक्के तुमने कहां से हासिल किए? बड़ी कमाल की चमक है इनमें। मंगल ने सीधे जवाब दिया, हुजूर ये मेरी मेहनत का इनाम है। मालिक ने नकली हैरानी दिखाई, मेहनत का इनाम और वो भी सोने के सिक्के? अरे बेटा मुझे तो लगता है तुमने कहीं से चोरी किए होंगे। ये सुनते ही मंगल का खून खौल उठा। क्या हुजूर आप समझते हैं कि मैं चोर हूं? मालिक ने अब गुस्सा दिखाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल चोर लगते हो। अभी कोतवाल को बुलाता हूं, तुम्हें उनके हवाले कर दूंगा, वरना सच सच बता दो ये सिक्के कहां से आए। मंगल मुश्किल में फंस गया। अगर सच नहीं बताता तो कोतवाल उसे पकड़ लेगा, बदनामी होगी और गधा भी छिन जाएगा। अगर बता देता तो ये लालची आदमी कुछ गड़बड़ कर सकता था। आखिरकार उसने फैसला किया कि सच बता देता है और गधे का पूरा राज खोल दिया। मालिक ने सुना तो पहले तो हंसा, क्या कहा, ये मरियल सा गधा सोने के सिक्के देता है, मजाक कर रहे हो। मंगल बोला, हुजूर अगर यकीन नहीं तो मैं सबूत देता हूं। उसने कमरे में एक साफ चादर बिछाई, गधे की ओर मुड़ा और प्यार से कहा, प्यारे गधे इस चादर को सोने के सिक्कों से भर दो। जैसे ही ये शब्द निकले गधे ने मुंह ऊपर उठाया, हल्का सा खांसा और फिर झुककर मुंह चादर पर फेरा। झंझनाते सोने के सिक्के झरझर गिरने लगे। चादर पर चमकता ढेर लग गया। सराय का मालिक हैरान रह गया। उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, अरे वाह। सराय का मालिक सोने के ढेर को देखकर लालच से कांप उठा। उसकी आंखें चमक रही थीं। फिर मंगल की ओर मुड़ा और एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला, वाह बेटा तुम तो बड़े किस्मत वाले हो। ऐसा गधा जो सोने के सिक्के उगलता है,
कमाल की चीज मिली है तुम्हें, लेकिन जमाना बहुत खराब है, इसे बहुत संभाल कर रखना। सराय में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और हाँ, इस गधे की चिंता बिल्कुल मत करना। मैं इसे अपने अस्तबल में अपनी निगरानी में रखूंगा, पूरी सुरक्षा रहेगी। मंगल ने भोलेपन में उस चालाक आदमी पर भरोसा कर लिया, जो सबसे बड़ी गलती थी। उसने बिना सोचे अपना अनमोल गधा मालिक के हवाले कर दिया। मालिक को तो उम्मीद ही नहीं थी कि मंगल इतनी आसानी से मान जाएगा। ये देखकर वो मन ही मन हैरान और खुश हो रहा था। मंगल ने चिंता जताते हुए कहा, हुजूर, बस इतना जरूर कहूंगा कि इसका अच्छी तरह ख्याल रखिएगा, कहीं इधर उधर न हो जाए। मालिक ने खुशी से कंधे हिलाते हुए मीठी आवाज में जवाब दिया, अरे बेटा, मैं इसे अपना गधा समझकर रखूंगा। इसकी इतनी देखभाल करूंगा कि एक बाल भी टेढ़ा नहीं होगा। तुम चैन से सो। फिर वो गधे की रस्सी थामकर कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसकी असलियत सामने आई। जल्दी जल्दी गधे को अपने अस्तबल में बांधा और दूसरे अस्तबल की ओर दौड़ा, जहां एक ऐसा गधा ढूंढने लगा जो मंगल के गधे से बिल्कुल मिलता जुलता हो। गधे तो वैसे भी एक जैसे लगते हैं। थोड़ी सी तलाश में ही उसे कद काठी और रंग में ठीक वैसा ही एक साधारण गधा मिल गया। वो उसे लेकर वापस आया। असली जादुई गधे को खोलकर उसकी जगह नकली गधा बांध दिया और असली वाले को चुपके से अपने तहखाने में ले जाकर मजबूती से बांध दिया। सुबह होते ही सबसे पहले झांक कर देखा कि कहीं मंगल को शक तो नहीं हुआ, लेकिन मंगल तो बड़े प्यार से नकली गधे से बातें कर रहा था। प्यारे गधे, जब मैं तुझे घर लेकर जाऊंगा, तू हमारी सारी गरीबी दूर कर देगा, सब खुश हो जाएंगे। ये सुनकर मालिक मन ही मन ठठाकर हंस रहा था। सोच रहा था कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है। घर जाकर जब पता चलेगा कि गधे का जादू गायब हो चुका है, तब इसका रो रो कर बुरा हाल होगा। लेकिन अब उसे एक नई चिंता सता रही थी, कहीं मंगल सुबह उठकर गधे से फिर से सिक्के न मंगवा ले, पोल खुल जाएगी। ये सोचकर वो कमरे में आगे बढ़ा और घबराई हुई आवाज में बोला, बेटा सुनो, रात को जब मैं तुम्हारे कमरे से बाहर निकला था तो इस इलाके का एक बहुत खूंखार डाकू सराय में घुस आया। उसने मुझसे जबरदस्ती लात ठहरने को कहा। मैं भला उसे कैसे मना करता? वो तुम्हारे बगल वाले कमरे में ही सो रहा है। बड़ा जालिम और लालची है वो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम फौरन यहां से निकल जाओ। अगर उसे पता चल गया कि तुम्हारे पास सोने के सिक्के देने वाला गधा है तो वो सब छीन लेगा, जान तक ले लेगा। ये सुनकर मंगल का चेहरा पीला पड़ गया, दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से मालिक की ओर देखा और बोला, हजूर, आपने मुझे पहले बताकर बड़ी मेहरबानी की। मैं अभी की अभी निकल जाता हूं। मालिक ने राहत की सांस ली और बोला, हाँ बेटा, इसी समय निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। मंगल ने अपनी गठरी उठाई, नकली गधे की रस्सी थामी और मालिक की आज्ञा लेकर सराय के पिछले दरवाजे से चुपके से बाहर निकल गया। रात का अंधेरा अभी गहरा था, लेकिन डर के मारे वो तेज तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे घर नजदीक आता जा रहा था, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिल में खुशी का तूफान था कि अब गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शाम ढलते ढलते वो अपनी छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचा। दरवाजा खुलते ही बूढ़े माँ बाप ने उसे सीने से लगा लिया। भाइयों ने कंधों पर हाथ रखे। सबकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। पिता ने प्यार भरी लेकिन उत्सुक आवाज में पूछा, मंगल मेरे बेटे, आ गए? परदेश से क्या कमा कर लाए हो? मंगल ने शान से सीना तानकर गधे को आगे किया और मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी देखिए। बूढ़े पिता ने पहले गधे को देखा, फिर बेटे को। उनका चेहरा मायूस हो गया। बेटा, अगर परदेश जाकर ये मरियल सा गधा ही लाना था तो जाने की क्या जरूरत थी? यहीं रहते तो रूखी सूखी रोटी खाकर गुजारा तो हो ही रहा था। भाइयों को भी दुख हुआ। पिता का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वे बड़बड़ाए, मैंने अगर आज्ञा ना दी होती, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मंगल सबकी उदासी देखकर हंस पड़ा और बोला, पिताजी, आप इस मरियल गधे को क्या समझ रहे हैं? ये तो सोने की खान है। पिता ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? मंगल ने गधे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उत्साह से कहा, मतलब ये पिताजी कि ये कोई साधारण गधा नहीं, इसमें बड़ी खूबी है। मैं अभी आपको दिखाता हूं। कहते हुए उसने झोपड़ी में एक साफ चादर बिछाई और जोर से बोला, मेरे प्यारे गधे, इस चादर को सोने के सिक्कों से भर दो। सबकी सांसें थम गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मंगल ने फिर दोहराया, आवाज ऊंची की, बार बार कहा, लेकिन गधा तो बस घास चबाता रहा। जब कई बार कोशिश के बाद भी एक सिक्का नहीं गिरा तो मंगल का चेहरा लाल हो गया। गुस्से और हैरानी से आंखें भर आईं। आखिर ये क्या हो गया? मंगल का सब्र टूट गया। उसने पास पड़ा एक डंडा उठाया और गुस्से में आकर गधे पर बरसाने लगा, कमबख्त, झूठा निकला तू। ये देखकर बूढ़े पिता ने झट से डंडा छीन लिया और डांटते हुए बोले, अरे बेवकूफ, इस बेचारे बेजुबान जानवर पर क्यों जुल्म ढा है? भला गधे भी सोने के सिक्के उगलते हैं क्या? मुझे तो लगता है परदेश का लंबा सफर तेरे दिमाग पर भी भारी पड़ गया है। अब छोड़ इस बकवास को, जाकर कुछ खा पी ले और आराम कर। सबके चेहरे पर मायूसी छा गई। कोई कुछ नहीं बोला, बस उदास मन से झोपड़ी से बाहर निकल गए और अपने अपने कामों में लग गए।
मंगल अकेला रह गया, दिल में एक अजीब सी जलन और शर्म। क्या सचमुच सराय वाले ने गधा बदल दिया था? दिन फिर से गरीबी की कड़ी धूप में बीतने लगे। सर्दियां लौट आईं, बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, जंगल में लकड़ियां ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। घर में भुखमरी की कगार पर हालात पहुंच गए, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब होती। एक दिन तीसरा भाई बद्री सबके सामने आया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। भाइयों, मैं इस बार परदेश जाकर किस्मत आजमाऊंगा, कुछ पैसे कमाकर लाऊंगा ताकि घर की ये तंगी हमेशा के लिए खत्म हो। बड़े भाइयों ने हंसकर टाला, अरे बद्री, पहले 2 भाई परदेश जाकर क्या तीर मारा है जो तू जाएगा? इस खानदान को परदेश रास नहीं आता। लेकिन बद्री अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिर सब मिलकर बूढ़े माँ बाप के पास गए और बद्री का फैसला बताया। माँ बाप ने फिर सिर पकड़ लिया, आंखें नम हो गईं। 2 बेटे आंखों के सामने नाकाम होकर लौटे, फिर भी तुम्हें सबक नहीं मिला? बद्री ने विनम्रता से हाथ जोड़े, पिताजी, जरूरी नहीं कि मेरे भाइयों की तरह मेरे साथ भी वही हो। मैं वादा करता हूं, या तो सफल होकर लौटूंगा या कभी मुंह दिखाने लायक नहीं बनूंगा। माँ बाप ने बहुत रोका, लेकिन बद्री नहीं माना। आखिरकार ना चाहते हुए भी आज्ञा दे दी। बद्री ने 2 रोटियां और 1 प्याज पोटली में बांधा, सबको गले लगाया और मन में ठान कर घर से निकल गया। नाकामयाब होकर कभी वापस नहीं आएगा। पहाड़ी रास्ते पार किए, बर्फ से लड़ता हुआ मैदानी इलाके में पहुंचा तो रात गहरा चुकी थी। घर बहुत कम थे, दूर दूर तक। उसने 1-2 घरों में दस्तक दी, रात ठहरने की गुजारिश की, लेकिन सबने डरते हुए मना कर दिया। आखिर किसी ने सलाह दी, बस्ती के सबसे अमीर उस करोड़पति बूढ़े के पास क्यों नहीं जाते? बद्री पता पूछता हुआ उस शानदार महल जैसे मकान के सामने पहुंचा। बड़ी बड़ी दीवारें, चमकते दरवाजे, चारों तरफ रोशनी। उसने जोर से पुकारा, क्या इतने बड़े महल में मुझे रात बिताने की जगह मिल सकती है? दरवाजा खुला और खिड़की से एक रईस बूढ़ा झांका। उसकी आवाज में घमंड था। कौन हो लड़के और क्या चाहते हो? बद्री ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, मैं मुसाफिर हूं, सिर्फ रात ठहरने की जगह चाहिए। बूढ़ा चीखा, क्या पूरे गांव में मेरा ही घर मिला था? जाओ, किसी और का दरवाजा खटखटाओ। बद्री ने विनम्रता से फिर गुजारिश की, हजूर, आपके इतने बड़े मकान के किसी छोटे से कोने में पड़ा रहूंगा, कोई तकलीफ नहीं दूंगा। बूढ़ा रईस और गुस्से से लाल होकर चीखा, तुम यहां से जाते हो या नहीं, या मैं नौकरों को बुलाकर धक्के मारकर निकलवाऊं? इतना कहते ही उसने खिड़की जोर से बंद कर दी, मानो बद्री की गुजारिश हवा में उड़ गई हो। बेचारा बद्री वहां अपना मुंह लटकाए खड़ा रह गया। दिल में एक ठंडी सांस भरी। अब क्या करे? बस्ती में और कोई दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं बची थी। कोई दूसरा रास्ता ना देखकर वो चुपचाप बस्ती से बाहर निकल पड़ा। अंधेरा अभी पूरा नहीं घिरा था, दूर दूर तक खेत और जंगल दिख रहे थे। तभी उसकी नजर पुराने खंडहर पर पड़ी। टूटी फूटी दीवारें, उगी हुई झाड़ियां, मानो सालों से कोई नहीं आया हो। बद्री ने सोचा, यहीं रात काट लेता हूं, इससे बेहतर कुछ नहीं मिलेगा। वो सावधानी से खंडहर के अंदर घुसा। अंदर कई छोटी छोटी कोठरियां थीं, धूल और मकड़ी के जाले। उसने एक कोने वाली कोठरी चुनी, अपनी गठरी से पुराना फटा कंबल निकाला, जमीन पर बिछाया और लेट गया। दिन भर का सफर थका चुका था। लेटते ही गहरी नींद आ गई। पता नहीं कितनी देर बीत गई कि अचानक एक जोर की खटक से उसकी आंख खुल गई। दिल धड़क उठा। ये क्या था? उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ दिखाई न दिया। सोचा शायद सपना था। फिर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी फिर वही आवाज आई, इस बार साफ, जैसे बेलचा जमीन में धस रहा हो। बद्री चौकन्ना हो गया। सांस रोके कान लगाए सुना। आवाज पास वाली कोठरी से आ रही थी, जमीन खोदने की धप धप और फुसफुसाती बातें। दीवार से कान सटाकर उसने सुना, कोई बोला, सरदार को तो अब तक आ जाना चाहिए था। रात आधी से ज्यादा बीत गई, अगर और देर हुई तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरा जवाब दिया, सरदार जरूर आएगा, पूरी योजना तो उसी की है। तीसरा थके स्वर में बड़बड़ाया, यार मैं तो खोद खोद कर थक गया हूं, न जाने और कितना गहरा खड्डा बनाना है, बस ये हीरे जवाहरातों से भरा संदूक इसमें समा जाए। ये सुनते ही बद्री के रोंगटे खड़े हो गए। ये डाकू थे, कहीं से चोरी किया खजाना इस खंडहर में छिपा रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मन में ख्याल आया कि भाग जाए, लेकिन फिर सोचा, अगर भागते हुए ये देख लेंगे तो जान से मार देंगे। बेहतर यही है कि चुपचाप पड़ा रहूं। आधी रात के बाद जब ये रफा दफा हो जाएंगे तब चुपके से निकल लूंगा। सांसें रोके अंधेरे में दुबका बद्री इंतजार करने लगा। हर खटकी पर दिल कांप उठता। तभी पास वाली कोठरी से भारी संदूकों को खींचने और जमीन में धसाने की आवाजें आने लगीं, मानो कोई भारी चीज दफन हो रही हो। एक डाकू फुसफुसाया, अब तक सरदार को आ जाना चाहिए था। अगर और देर हुई तो हम उस रईस बूढ़े का काम तमाम करके उसका हीरे जवाहरातों का खजाना कैसे हासिल करेंगे?
ये सुनते ही बद्री के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। अच्छा, तो ये लोग उसी घमंडी और निर्दयी अमीर बूढ़े को आज रात मारकर उसकी सारी दौलत लूटने वाले थे, जिसने ठंड में उसे दरवाजे से धगा दिया था। दूसरा डाकू बोला, बस सरदार को आने दो, फिर हम सब मिलकर उस घमंडी के घर पर धावा बोलेंगे, सब कुछ लूट लेंगे। असल में ये खूंखार डाकू आज रात ही उस रईस की हवेली पर हमला करने वाले थे। बद्री का मन एक पल को खुश हुआ। चलो, उस निर्दयी बूढ़े को सजा मिलेगी, गरीबों से इतना नफरत करने की। लेकिन तभी पिता की पुरानी नसीहत दिल में गूंज उठी। अपनों से बड़ी उम्र वालों का सम्मान करना, मुसीबत में उनकी मदद करना, चाहे वे कितने भी बुरे क्यों ना हों। ये सोचते ही बद्री का दिल पिघल गया। नहीं, वो किसी की जान नहीं जाने देगा, हर कीमत पर उस बूढ़े की रक्षा करेगा। सांसें रोके दीवार से सटकर वो दबे पांव खंडहर से बाहर निकला, डाकुओं की नजरों से बचता हुआ। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन कदम नहीं रुके। जल्दी से जल्दी उस हवेली तक पहुंचना था, बूढ़े को सावधान करना था। गांव में चारों तरफ सन्नाटा था, सब सो चुके थे। बद्री हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुंचा, 2-3 बार जोर से दस्तक दी। चौथी बार पर खिड़की खुली और वही घमंडी बूढ़ा झांका, आंखें गुस्से से लाल। कौन बदतमीज है जो आधी रात को मुझे परेशान करने आया है? बद्री ने हाथ जोड़कर कहा, हजूर, आपसे बहुत जरूरी बात है, मुझे अंदर आने दे। बूढ़ा फटकारा, इतनी रात को मुझसे जरूरी बात करने वाले तुम कौन? मैं तुम्हें जानता तक नहीं, चले जाओ यहां से, कहकर जोर से खिड़की बंद कर दी। बद्री को लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी की आखिरी खिड़की बंद कर ली हो, लेकिन हार नहीं मानी। फिर दरवाजे पर मुक्के मारने लगा। बूढ़े ने गुस्से से फिर खिड़की खोली और गुर्राया, बेशर्म लड़के, अभी तक गए नहीं? बद्री ने हाफते हुए कहा, हजूर, ये आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो सुबह होने से पहले डाकू आपको मार डालेंगे, आपका पूरा घर लूट लेंगे। बूढ़ा रईस बद्री के मुंह से ये बात सुनकर घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो हकलाते हुए बोला, ये तुम क्या बकवास कह रहे हो? बद्री ने सांसें फुलाते हुए कहा, हजूर, मैं सच कह रहा हूं। अगर आप मुझे अंदर आने दें तो सारी सच्चाई बता दूंगा। घमंडी बूढ़ा अब डर के मारे फौरन दरवाजा खोलकर बद्री को अंदर ले आया। कमरे की रोशनी में उसका चेहरा कांप रहा था। बद्री ने सारी घटना सुना दी, खंडहर में डाकुओं की बातें, संदूक दफनाना, हवेली पर हमले की योजना। बूढ़ा अभी भी शक में बोला, मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो? बद्री ने दृढ़ता से कहा, हजूर, ये सच झूठ परखने का समय नहीं। रात बीत रही है, डाकू किसी पल आ सकते हैं, फौरन बचाव की तैयारी करें। बूढ़े को बात पर यकीन हो गया। वो दौड़कर नौकरों के कमरे में गया, हट्टे कट्टे नौकरों को जगाया, उनके हाथों में चमकती तलवारें थमा दी और उन्हें अपने कमरे में छुपा दिया। खुद पलंग के नीचे दुबक कर इंतजार करने लगा। आधी रात को डाकू आ गए, रस्सियां लटकाकर ऊंची दीवारें भांदकर अंदर घुसे, चुपके से बूढ़े के कमरे में पहुंचे। लेकिन इससे पहले के हाथ बढ़ाएं, नौकरों ने गरजते हुए धावा बोल दिया। डाकू हैरान, बिना तैयारी के फंस गए। तलवारों की चमक में भागने की कोशिश की, लेकिन नौकरों ने उन्हें पकड़ लिया, रस्सियां बांध दी। कोतवाल को बुलाया गया, डाकुओं को जेल की हवा खाने भेज दिया। बूढ़ा अब बद्री का सच्चा मुरीद हो गया। आंखों में आंसू लिए गले लगा लिया, बेटा, तुम्हारी बहादुरी ने मेरी जान बचाई। इसके बदले मैं तुम्हें ऐसा इनाम दूंगा जो तुम्हारी गरीबी मिटा देगा। उसने तिजोरी खोली, सोने के सिक्कों से भरी चमचमाती थैली निकाली और थमा दी। ये तुम्हारे पूरे परिवार के लिए काफी है। फिर एक चमकीला डंडा देते हुए बोला, ये रखो बेटा, कोई साधारण डंडा नहीं, सच्चाई उगलवाने वाला, तुम्हारी दौलत की रक्षा करेगा। चोर आए तो सोते हुए भी जागेगा, उसे पीटेगा, जब तक तुम न कहो रुको। बद्री ने थैली और डंडा लिया, बूढ़े के चरण छुए, दिल से धन्यवाद कहा और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में थकान हुई तो उसी सराय पर पहुंचा जहां बड़े भाई रुके थे। दरवाजा खटखटाया, चालाक मालिक ने खोला। बद्री को देखा, फटे कपड़े लेकिन हाथ में भारी पोटली, आंखें चमक उठी। मन ही मन सोचा, इसमें तो दौलत भरी होगी, उसी तरह लूट लूंगा। मीठे स्वर में बोला, आओ बेटा, अंदर आ जाओ। सराय का चालाक मालिक बद्री को देखते ही लालच से भर गया। उसने फौरन मीठी मुस्कान बिखेरी और बोला, आओ बेटा आओ, इतनी रात को मुसाफिर हो, अंदर आ जाओ, अच्छा कमरा दूंगा। बद्री को सबसे साफ सुथरे कमरे में ठहराया। खुद मन ही मन रगड़ता रहा, इस पोटली में जरूर दौलत भरी है, रात को चुपके से ले लूंगा। आधी रात हो गई, सराय में सन्नाटा छा गया। मालिक दबे पांव खिड़की से बद्री के कमरे में घुसा। पोटली पर हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक बद्री के पास पड़ा डंडा हवा में उड़ता हुआ आया और उस पर बरस पड़ा। धपाधप धपाधप। मालिक चीखा, अरे बचाओ, मर गया। बद्री की नींद खुली,
सब समझते देर न लगी। वो उठकर बैठ गया और शांत स्वर में बोला, हजूर, मेरी दौलत चुराने की क्या जरूरत पड़ी? मालिक रोते चिल्लाते बोला, भाई इस डंडे से जान बचा लो। मैंने सोचा था तुम भी उन पहले 2 लड़कों जैसे बेवकूफ निकलोगे जिनसे मैंने वो करामाती मेज और जादुई गधा छीन लिया था, लेकिन तुम तो बहुत होशियार हो। मेहरबानी करो, माफ कर दो। ये सुनते ही बद्री को सब समझ आ गया। वे दोनों लड़के उसके अपने भाई सूरज और मंगल थे और उनकी बातें झूठ नहीं थीं। उसने डंडे को अभी भी चलने दिया और बोला, वो मेरे भाई थे। अब ये डंडा तब तक नहीं रुकेगा जब तक तुम वो मेज और गधा मुझे सौंप नहीं दोगे। मालिक डर से कांपता हुआ तहखाने में गया, असली जादुई मेज और सोना उगलने वाला गधा लाकर बद्री के हवाले कर दिया। बद्री ने डंडे को हुक्म दिया, रुक जा। फिर मालिक को सख्त चेतावनी दी, आइंदा किसी मुसाफिर का सामान छुआ तो ये डंडा खुद तुम्हें सबक सिखा देगा। सुबह होते ही बद्री मेज, गधे, डंडे और सोने की थैली लेकर घर की ओर चल पड़ा। झोपड़ी पहुंचते ही सब दौड़े आए। माँ बाप ने गले लगाया, भाई हैरान रह गए। बद्री ने सारी कहानी सुनाई, कैसे सराय वाले ने भाइयों को ठगा, कैसे उसने बूढ़े की जान बचाई और सब कुछ वापस पाया। अब घर में करामाती मेज से लजीज पकवान सजते, गधे से सोने के सिक्के झरते, थैली से दौलत बरसती। गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। उन्होंने नया घर बनवाया, गांव के गरीबों की मदद की, स्कूल बनवाए, कुएं खुदवाए। सबके चेहरे पर खुशी लौट आई। तो दोस्तों, इसी तरह की दिल छूने वाली पुरानी लोक कथाएं सुनने के लिए स्टोरी मग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसे राम दिल्ली या सीमा मुंबई। आपके कमेंट्स हमें बहुत खुशी देते हैं। फिर मिलते हैं एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।